मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। हाँ जी, क्या था होमवर्क? एक्सरसाइज फॉर लेवल 1। एक्सरसाइज 2 भी है। पहले क्या डिस्कस करें? फॉर लेवल 1, लेवल 1 या लेवल 2? पहले लेवल 1 पर आओ। एक्सरसाइज फॉर लेवल 1, फिट आउट 1 to 10। क्या हो गया इसमें? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और बात भी किसकी हो रही है? रिड्यूसिंग पावर की। तो रिड्यूसिंग पावर के लिए रिडक्शन देखेंगे या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? क्योंकि किसी और को वो रिड्यूस कर रहा है, तो खुद क्या हो रहा है? तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, तो बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सी का सबसे कम, ए। आंसर। नेक्स्ट बोलिए सेकंड वाले में। एनोड पर कौन जाएगा? हाँ यार, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बस फिर क्या डाउट है? दोनों दे भी तो रखे, फिर बस ऑक्सीडेशन होना चाहिए एनोड पर। नेक्स्ट कोई कह रहा है दोनों दिए हैं, कोई कह रहा है एक दिया। अलग अलग दोनों ही आंसर, कैलकाटा डेली। नेक्स्ट 12th तक कोई डाउट? एनीवन 12th तक? 12th में ही डाउट है। एडिशन ऑफ H2SO4 टू कैथोड कंपार्टमेंट विल, क्या कर रहे हो आप? H प्लस ऐड कर रहे हो, नस्ट इक्वेशन लगाओ। H प्लस का एक देखो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में उसको बढ़ाने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट आएगा। देन 18 तक सेवनटीन कंप्लीटली डिस्चार्ज, मतलब जितना सेल करंट हमें मिल सकती है उतनी। कब तक करंट मिलती रहेगी? जब तक ई होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तब तक आपको करंट मिलती रहेगी। जैसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा, करंट मिलना बंद हो। यानी क्वेश्चन नंबर 17 में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 कर दो, तो जिंक आयन और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन का रेशियो आ जाएगा। आ जाएगा क्या? नेक्स्ट ये फैक्ट वाला क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का है। आगे बढ़ो। कुछ तुक्के लगा सकते हैं, लेकिन हमें सबका नहीं पता। ये पता कॉपर डिपॉजिट हो जाता है H प्लस से पहले, सिल्वर हो जाता है, बट क्रोमियम और कैल्शियम, तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। वैसे पता कैल्शियम काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, बट ये इनऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन है, यहाँ से ज्यादा मत सोचो। हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, ये इस तरह के क्वेश्चन की हाँ इनऑर्गेनिक में आप ज्यादा पढ़ो। नेक्स्ट 31 डाइबोरेन का फॉर्मूला। इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? B2O3 प्लस
H2O, यानी 3H2O, 3 और 3 6, 27.66 डाइबोरेन। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया इसका, यानी B2H6 का लगभग इतना ही आ जाएगा ना। तो इसके कितने मोल हो गए, ऑक्सीजन के कितने मोल हो गए, ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए, कितने, ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है, तो आपको बताना कि कितना चार्ज यूज करना पड़ेगा। तो 3 मोल के लिए क्या था, 3 फेराडे। एन फैक्टर ऑक्सीजन का इस रिएक्शन से भी वैसे 4 आ रहा है, लेकिन इससे नहीं निकालना है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन सी रिएक्शन से हो रही है, H2O से। एन फैक्टर वहां पर ऑक्सीजन का कितना होता है, तो क्या आ गया ये 96,000 I मल्टीप्लाइड बाय, यहां से T किस यूनिट में आएगा, सेकेंड्स में, फिर उसको किस में कन्वर्ट करना होगा। हाँ जी, डन। चाहिए मेंस में और कोई डाउट, तो पहले पूछना था। 13 में डाउट है, जेई मेंस में एक्सरसाइज बोल के बात करो, कंफ्यूजन हो रहा है। किसकी बात, कौन सी एक्सरसाइज की बात करो, लेवल 1 की। 15 में डाउट है, आवाज नहीं आई, क्या डाउट है। वैसे गलत क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्पॉन्टेनिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेगेटिव तो होता ही नहीं है कभी, 1 से कम होता है तो उसका मतलब होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में कम जाएगी, रिएक्शन तो होगी बट फॉरवर्ड में कम जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से ज्यादा है तो फॉरवर्ड में ज्यादा जाएगी, तो उसका स्पॉन्टेनिटी से कोई लेना देना नहीं। स्पॉन्टेनिटी का किससे लेना देना है, डेल्टा जी से और ई सेल से। तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए और ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4, बोलिए। कौन कौन से दिए थे मैंने, 39, 41, 44, 49 भी दिया था क्या, चलिए 48 बात करते हैं। 70% एफिशिएंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। बताना क्या है, द वर्क डिराइव्ड फ्रॉम दिस सेल ऑन कंजप्शन ऑफ हाइड्रोजन, इतने मोल हाइड्रोजन है और उससे जो हमारे पास वर्क आ रहा है उससे हम कंप्रेस कर रहे हैं 1 मोल मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, यानी एक तरह से थर्मली इंसुलेटेड मतलब एडियाबेटिक। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस। तो पहले तो ये देखो कि ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है इससे हमें कितना नॉन पीवी वर्क मिलेगा। उसके लिए अब हमें ये देखना होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स तो पता है और नॉन पीवी वर्क निकालना है, तो माइनस NFE, N पता है, F पता है, पहले क्या निकालो E। वो E कैसे आएगा, दोनों रिएक्शंस दे रखी है आपको, हाँ या ना,
दोनों रिएक्शन दे रखी है, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जो रिएक्शन है H2 प्लस, ये बैलेंस नहीं है बट बैलेंस कर सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बैलेंसिंग पे डिपेंड नहीं करता। तो आई थिंक दोनों को ऐड भी करेंगे तो ये H2 इधर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोड 1 पॉइंट ई नॉट पता है और ऊपर लिखा हुआ प्रेशर इज 1 बार, यानी ई नॉट का डेटा यूज कर सकते। ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 1.2 लिख देता हूँ। एन की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 10 की पावर -3 एम, और ई नॉट कितना हो गया, यहां से क्या आ गया, डेल्टा डेल्टा जी। इतना हम क्या कर रहे हैं, नॉन कंटेनर कौन सा है, एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है NCV, वर्क डन ये पुट कर दोगे। नंबर ऑफ मोल्स कंटेनर जिसको कंप्रेस किया जा रहा है उसमें कितने हैं, 1। वो मोनोएटॉमिक है या डायटोमिक, तो उसका CV कितना होता है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 290, चेंज ही बताना है, सॉरी चेंज ही बताना है, तो डायरेक्ट क्या लिख दो, हाँ सॉरी अभी ये मैंने एक डेटा यूज नहीं किया है। एफिशिएंसी सेल की केवल कितनी है, 70%। तो ये डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगा, उसका कितना करना पड़ेगा, और केवल मैग्नीट्यूड पुट करोगे। कुछ गलत लिख दिया क्या, ओके। तो यहाँ पर एक फैक्टर और आएगा, कितना, 2, क्योंकि 10 की पावर -3 तो क्या है, मोल्स किसके, हाइड्रोजन के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। H2 का 1 मोल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मोल। तो ये क्या होता है, बहुत सारी स्टेप्स है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊपर भी गैस के कुछ मोल्स हैं, नीचे भी कुछ मोल्स है, ऊपर 10 की पावर -3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, और गैस जिसको कंप्रेस कर रहे हैं वो अलग है। नेक्स्ट, और बोलिए, बाकी हो गए सारे, पक्का या कोई डाउट है, केसली 39, 41, 43, 39 बताना है। ओवरऑल रिएक्शन फिजिबल कब होगी, जब टोटल डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। एक डेल्टा जी कितना दे रखा है, -193। तो दूसरे का डेल्टा जी कितना हो सकता है, +193 तक। मैग्नीट चाहो तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लो, एक का माइनस तो दूसरे का प्लस। तो अब दूसरी रिएक्शन का ई नॉट कितना दे रखा है, -0.25। ये तो ई नॉट है, एन निकाल लो, ये एफ। और ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी आनी चाहिए, तो एन की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। डेटा अच्छा है क्योंकि 193 भी डिवाइड हो जाएगा किलो जूल में, जो है ये किलो जूल में है, यानी एन की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 4। तो एम के कितने मोल्स हो जाएंगे, 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जितने मोल्स होंगे उसके आधे। नेक्स्ट, हो जाएगा या नहीं होगा, पक्का।
एक का डेल्टा जी नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव होना चाहिए, यानी लिमिटिंग केस में दोनों का डेल्टा जी का सम 0 हो जाना चाहिए। और कोई डाउट? एक्सरसाइज 3 तो 4 लेवल 1 लेवल 2, और किसी में कुछ दिया था क्या? बस यही दिया था। डन। कंडक्टेंस तो थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं इस चैप्टर के। अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत बार क्या होता है, जैसे आपने केएसपी की हमने बात की थी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला, एक कोई भी चीज जो चैप्टर के लास्ट में होती ना, चाहे आसान हो या मुश्किल हो, मुश्किल बन जाती है। यहां पर भी इसके साथ भी बहुत कुछ वैसे ही है। कंडक्टेंस बहुतों को पता ही नहीं होता कि ये चैप्टर भी है। एक तो इश्यू ये हो जाता है कभी कभी, क्योंकि लास्ट में आता है, पढ़ने लगते हैं तो जब तक 20 तक पहुंचते हैं गाड़ी रुक जाती है, या थक जाते हैं, जो भी कहते हो, तो लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, वो एक इश्यू होता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो समझ में ही नहीं आती इसमें, यानी चैप्टर क्या कहना चाहता है बेसिकली। जैसे गैल्वेनिक सेल बड़ा सिंपल सा कहना चाहता भाई कि हाँ इतनी कौन सी केमिकल रिएक्शन से कितनी करंट प्रोड्यूस होगी, सेल बना हुआ है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बड़ा आसान, अच्छा इतनी देर तक करंट पास करोगे तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिखता है, लेकिन कंडक्टेंस में बहुत बार समझ में ही नहीं आता कि क्या है, कर क्या रहे हैं, वैल्यूज क्या है, पर्पस क्या है, ये बहुत बड़ा हेडेक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर ही है। इंट्रोडक्टरी इन द सेंस कि एक वायर से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं, समझ में भी आता है, लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे? सॉल्यूशन की। क्योंकि चार्ज दो तरह से कंडक्ट होता है, एक तो एक वायर के थ्रू और दूसरा सॉल्यूशन की। वायर के थ्रू कौन कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्यूशन के थ्रू आयन। मेनली फोकस किस पर होगा? आयंस वाला, यानी सॉल्यूशन वाला। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं कंडक्टेंस क्या है, तो हाँ सिंपल सा कह सकते हो, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। यस, मैथमेटिकली आप रेजिस्टेंस का इनवर्स कर लो और इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को। तो जी क्या है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। यानी एक वायर के लिए भी आप कंडक्टेंस वर्ड यूज कर सकते हो। अगर मैं पूछूं इस वायर की कंडक्टेंस क्या है, तो उसके रेजिस्टेंस का इनवर्स। डेफिनेशन वाइज बात करें तो व्हाट इज कंडक्टेंस? ये एक प्रॉपर्टी है जो सब्सटेंस में चार्ज के फ्लो को सपोर्ट करती है। कंडक्टेंस ज्यादा है मतलब चार्ज का फ्लो आसानी से होगा। जैसे रेजिस्टेंस के लिए क्या बोलते हैं? यानी विच रजिस्ट दी फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये उसको रजिस्ट नहीं करता, सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है। तो एक लाइन लिख सकते हो, कंडक्टेंस विच फैसिलिटेट्स the flow of charge। which facilitate मतलब support the flow of charge। मैथमेटिकली इसे आप 1/r लिख सकते हो। यूनिट्स वाइज बात करें तो वही रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो ये कितना हो जाएगा? ओम इनवर्स। लेकिन यहां पर इसे इनवर्स नहीं, रिवर्स कर दिया जाता है। ये इनवर्स नहीं है वैसे, लेकिन हाँ इसकी एक और यूनिट कौन सी बोल सकते हैं आप? मोहो, MHO, ये भी यूनिट है। बट इन सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो है साइमंस, जिसे कैपिटल एस से लिखते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनिट सब बराबर है।
यूनिट्स में कोई ऐसा नहीं कि ये 10 की पावर 10 टाइम्स या 5 टाइम्स या -5 टाइम्स, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी लगा दो। बट ज्यादातर इस चैप्टर में अब हम जो यूज करेंगे वो साइमंस, ये हम मोस्टली यूज करेंगे। तो ये तो एक टर्म हमने डिफाइन की, कंडक्टेंस क्या होती है। देन अब जैसा अभी जस्ट मैंने बताया कि जो कंडक्टेंस है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटेलिक, मतलब इलेक्ट्रॉन के थ्रू और आयंस के थ्रू। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस, और दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। लिखते जाओ। मेटेलिक कंडक्टेंस में क्या होता है, चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर्स आर आयंस। अब ठीक है, डिफरेंसेस बढ़ाने हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं अभी। वायर कोई सा भी हो, चार्ज कैरियर तो वही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। बट सॉल्यूशन में चार्ज कैरियर्स बदलते हैं, कभी सल्फेट, कभी क्लोराइड, तो कभी H+, कभी OH। तो ठीक है, लिखने में ठीक लगता है, बट उस पर कोई क्वेश्चन बने ऐसा नहीं है। तो हाँ, चार्ज कैरियर्स रिमेन सेम, रिमेन सेम। बट यहां पर चार्ज कैरियर्स डिपेंड्स ऑन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन कौन सा NaCl का है, या कॉपर सल्फेट का है, या KBr का है। बट जो मेजर डिफरेंस है, जो हमें बहुत मतलब अच्छी तरह से याद रखना है, वो है अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ये जो मेटेलिक कंडक्टेंस है, ये मेटेलिक कंडक्टेंस जो है वो कम होती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, आप सबको पता ही है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ती है। क्वेश्चन आएगा तब भी इसी पर आएगा, यूं मान लो आप। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर ये कोई पूछने वाला नहीं है, ये भी कंफर्म है, लेकिन हाँ फिर भी क्यूरियोसिटी होती है, सर क्यों ऐसा। तो सीधी वायर के अंदर क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो रैंडम मोशन बहुत बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स और उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करने लगते हैं, तो जो ऑब्स्ट्रक्शंस है वो बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो है वो बढ़ जाते हैं, इसीलिए कंडक्टेंस कम हो जाती है। जबकि एक सॉल्यूशन के केस में जो आयंस होते हैं उनकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। अब कहने में तो आप ये भी कह सकते हो सॉल्यूशन में भी कॉलिजन बढ़ जाते होंगे, होते होंगे, बट एट द एंड रिजल्ट हमें पता है कि यहाँ कंडक्टेंस बढ़ती है, यहाँ कंडक्टेंस कम होती है, राइट। हो सकता है कॉलिजन तो यहाँ पे भी बढ़ रहे हो, यहाँ पे भी बढ़ रहे हो, लेकिन स्पीड मेनली यहाँ पर मेजर रोल प्ले करती है, आयंस की स्पीड बढ़ जाती है जिसके कारण कंडक्टेंस बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने कहा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, बट एट द एंड एक्सप्लेनेशन दोगे भी तो आप यही बोलोगे हाँ ये डोमिनेट कर रहा है इसीलिए यहाँ कंडक्टेंस बढ़ रही है, वहां कोई और फैक्टर डोमिनेट कर रहा है इसीलिए कंडक्टेंस कम। तो अब हम इस चैप्टर में मेनली जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, लिख लिया ये, आगे बढ़ो। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, और मैं यहां पर फिर से क्लियर कर दूं, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये वर्ड्स वायर के लिए आप यूज कर सकते हो, यानी एक वायर के लिए वर्ड रेजिस्टेंस भी यूज किया जा सकता है और एक वायर के लिए वर्ड कंडक्टेंस भी यूज की जा सकती है। करना क्या 1/r। अब जैसे वायर के केस में एक टर्म हम डिफाइन करते हैं कंडक्ट रजिस्टिविटी, तो यहां पर एक टर्म हम डिफाइन करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी
इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किया जाता है, वैसे तो के ही दिख रहा है बट के नहीं बोला जाता, इसे कप्पा। हाँ जी, हाँ, कटप्पा नहीं, कप्पा। और वापस इसको भी डिफाइन करने का तरीका वही है, 1 अपॉन रजिस्टिविटी, यानी वो कंडक्टिविटी एक तरह से 1 अपॉन रजिस्टिविटी, या जैसे आप रजिस्टिविटी को बोलते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको भी आप चाहो तो बोल सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, राइट, मैपिंग हो रही है और कुछ। अब यहां पर क्या हम कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को रिलेट किया हुआ है। आप सबको पता है रेजिस्टेंस जो होता है एक वायर का, वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के, और यहीं पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, राइट। और अब इसको उल्टा करके लिख दो, यहां पर 1/ρ इक्वल्स टू 1/r इंटू L/A। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? कंडक्टिविटी। इसको क्या लिख सकता हूं? कंडक्टेंस इंटू L/A। जहां पर कंडक्टिविटी की यूनिट्स की बात करें, इसकी यूनिट क्या है? साइमंस। अब या तो सेंटीमीटर में या मीटर में, वैसे ऐसा ही यूनिट तो मीटर है बट ज्यादातर हम सेंटीमीटर में पुट करते हैं। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमंस मीटर इनवर्स। ये यूनिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, अच्छी तरह से याद रखो किसकी यूनिट क्या है। लिखो, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, यानी एक टर्म है y 1/x, इसको आपने कुछ y बोल दिया, बस इतना ही किया। x कुछ था, अब आपने कह दिया नहीं सर 1/x को हम ये बोलेंगे, बोल दो। आपका मन करे 1/x² को कुछ नाम दे दो तो वो भी दे सकते हो। तो देखा जाए तो कोई भी नई चीज अभी तक तो डिफाइन नहीं हुई है। टर्म अभी भी वही दो ही है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, बट उनको इन्वर्स करके आपने बोल दिया कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इतना सा ही चेंज हुआ है। अब यहां पर मेनली, अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूं। एक्चुअली एक वायर जब तक था तब तक तो ये सारी चीजें बड़ी समझ में आ रही थी कि हाँ रेजिस्टेंस जो है वो एक वायर की लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा। जब मैं बोलता हूँ वायर की लेंथ, समझ में आती बात, एरिया शायद दिखता है, लेकिन अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आप कहाँ लगाने वाले? सॉल्यूशन पर। अब जब एक सॉल्यूशन के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे, तब वहां पर सोच के देखो कि क्या बोलोगे इसे, एल को क्या बोलोगे? लेंथ किसकी? सॉल्यूशन की। किसकी? कंटेनर की। एरिया? कंटेनर का एरिया और कंटेनर की, ऐसा? अच्छा, सॉल्यूशन की लेंथ। अगर मैं मान लो एक कंटेनर इस तरह से बनाता हूं तो यहां ये करंट पास कर रहे हैं, तो अब मुझे ये बताओ कि यहां इस लेंथ से क्या मतलब है, एरिया से क्या मतलब है? कोई बताएगा? खड़े होके। हाँ, तो ये जो डिस्टेंस है वो तो हो गई एल, और मान लो ये इलेक्ट्रोड वही सिलेंड्रिकल टाइप है, रोड जो होती है वो भी सिलेंडर, तो क्या उसका सरफेस एरिया चारों तरफ का 2πr/L ऐसे ही होगा ना? सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr/, यानी उसका इलेक्ट्रोड का सरफेस, और अगर मान लो सिलेंड्रिकल नहीं हुआ, कुछ और शेप का हुआ, तो जो भी उसका सरफेस एरिया, ऐसा। और इसका सरफेस एरिया सेम होगा या अलग अलग? अगर अलग अलग हुआ तो जो भी ज्यादा हो, जो भी कम हो, या दोनों का एवरेज? कौन सा एवरेज? बोलो।
एरिया कौन सा, या दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया? छोटी सी चीज पूछी मैंने, फॉर्मूला सबको पता है, मतलब एक सिंपल सा फॉर्मूला सबको पता है, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन पूछो लेंथ क्या है, एरिया क्या है, तो सर वो तो क्वेश्चन में होगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? क्वेश्चन में जो दे रखा होगा वो पुट कर देंगे, बस बात खत्म। यही तो होता है, एरिया दे रखा होगा 2, 5, 10 जो भी दे रखा होगा वो पुट कर देंगे, लेंथ जो भी है वो पुट कर देंगे। एंड प्रॉब्लम इज दैट ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है नो डाउट, लेकिन इस तरह के सेल के लिए ये फॉर्मूला ही एप्लीकेबल नहीं। क्वेश्चन हो जाते हैं, तो फिर क्या है, क्या करेंगे, मैं बताता हूं। ये जो फॉर्मूला आप यहां लिख रहे हो ना, ये एक पर्टिकुलर यूं कहे तो अलग तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ना वो मेटल प्लेट्स होती है, एक मेटल प्लेट, ये दूसरी मेटल प्लेट, और इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो बराबर है। ये यूं कहे तो प्लेन पैरेलल प्लेट्स है, प्लेन पैरेलल प्लेट्स, और इन पैरेलल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L, और दोनों का जो प्लेट का एरिया है वो है A। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो सॉल्यूशन भरा जाता है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही भरा जाएगा, साइड में नहीं होगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में होगा। इट्स समथिंग लाइक दैट कि इसको आप कुछ ऐसा समझ लो, पूरा एक जो रूम है वो एक बॉक्स की तरह से है ना, ऊपर से ओपन, आपने एक इलेक्ट्रोड जो लिया उसका सरफेस एरिया इस वॉल के बराबर है, तो इस एंड पर एक इलेक्ट्रोड आपने रख दिया, वॉल से पूरा चिपका हुआ, यूं मान लो वॉल से बिल्कुल चिपका हुआ एक इलेक्ट्रोड, उस वाली वॉल से चिपका हुआ, और दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन, दोनों के बीच में सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब आप कह सकते हो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस L, और दोनों प्लेट यानी एरिया जो है वो किसी का भी ले लो, इसका भी उतना ही है और इसका भी उतना ही। इनफैक्ट A इंटू एल को आप क्या बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहां पर हमेशा ये सेल पूरा भरा होगा। अगर कोई कहते सर यहीं तक ही भरूं तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर आता कौन सा लगेगा हमें नहीं पता। हमेशा यानी सेल दिया हुआ तो ये माना जाएगा कि ये पूरा का पूरा भरा हुआ, यानी A इंटू एल इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह का सेल होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे। इस तरह के सेल में भी करंट पास हो रही है, डिपोजिशन होगा, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो हमें नहीं पता। इसमें इधर जगह छुट्टी हुई, कौन सा एरिया लेंगे कुछ भी नहीं पता। ये इस पर्टिकुलर सेल के लिए है, यानी समझ में आ गया। तो ये तो हो गई एरिया क्या है, लेंथ क्या है, और इनफैक्ट एक सेल के लिए ये जो L और A की वैल्यू तो फिक्स है, तो इसे L अपॉन A को और क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट। एक सेल के लिए इसे बोला जाता है सेल कांस्टेंट, और इसे कभी कभी G स्टार से भी लिख दिया जाता है। तो डायग्राम बनाओ, ये रूम ही कंटेनर है, जैसे रूम में हुआ समझा नहीं, मेटल कंटेनर, मेटल का जरूरी, मेटल का ही जरूरी है क्या, और नहीं हो सकता? बोलो तुम बोलो, तो मेटल भी बहुत सारे आते हैं। अच्छा मेटल का होने से क्या प्रॉब्लम आएगी, चलो तो ऐसे मेटल लो जो नहीं पास करते, ऑब्वियस सी बात हो। तो
वो तो कोई भी सब्सटेंस में लूंगा, आप किसका सॉल्यूशन बोल रहा हूं तो ऐसा सॉल्यूशन लूंगा ना जो रिएक्ट नहीं करता हो। मेटल मत लो, क्या कंटेनर मेटल्स के ही बनते हैं क्या? दूसरे भी तो बनते हैं, सिरेमिक के बनते हैं, प्लास्टिक के बनते हैं, बहुत सारे बन जाएंगे, सीमेंटेड बनते हैं। तो एक तो ये पिक्चर जो बननी चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, क्योंकि होता क्या है, इनफैक्ट अभी तक जब भी हमने किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करी है, किसी को भी कहो कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाओ, वो ऐसे ही बना देता है। गलत कुछ नहीं है, हो सकता है, बट ये जब फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो आपके दिमाग में पिक्चर इसी तरह से बननी चाहिए। इतना बड़ा रूम मत इमेजिन करो, छोटा सा एक बॉक्स इमेजिन करो, समझ रहे हो? कोई सा भी एक डिब्बा, यानी रेक्टेंगुलर डिब्बा इमेजिन कर लो, ऊपर से ओपन है, एक एंड पर आपने एक मेटल प्लेट डाल दी, दूसरे एंड पर भी एक मेटल प्लेट डाल दी, और दोनों के बीच में क्या भर दिया? सॉल्यूशन। दोनों के बीच में आपने सॉल्यूशन भर दिया, एक को एनोड बना दिया, दूसरे को, और अब हम इसमें करंट पास कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन के थ्रू आयंस मूव करेंगे, आयंस एनोड और कैथोड की ओर जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये तो बात होगी टर्म्स क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, लेंथ और एरिया का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आप एक वायर के लिए कुछ भी चेंज करते हो, तो वायर के कंडक्टेंस चेंज होती है, सॉरी वायर का या तो रेजिस्टेंस चेंज होता है या वायर की रेजिस्टिविटी चेंज होती है। और हमें पता है कि एक वायर का रेजिस्टेंस कब चेंज होगा, वायर की रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी। क्या हम वायर की लेंथ बदल दें तो वायर की रेजिस्टिविटी बदल जाएगी क्या? एरिया बदलने पर क्या रेजिस्टिविटी बदल जाएगी? तो रेजिस्टिविटी कब बदलती है? या तो टेम्परेचर बदल दो या वायर ही बदल दो, या तो टेम्परेचर बदलो या वायर बदलो, या ये भी कह सकते हो कि मान लो कोई अलॉय अगर है तो उस अलॉय की कंपोजिशन भी बदल दोगे तब भी रेजिस्टिविटी बदल। वैसे एक तरह से वो वायर बदलना ही हो गया, अलॉय की कंपोजिशन बदल दी मतलब एक तरह से आपने अलॉय ही बदल दिया, यानी वायर ही बदल दिया, तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। और हाँ, क्या रेजिस्टिविटी चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा? होगा। रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी करता है, और रेजिस्टिविटी, बट रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। हाँ या ना? टेम्परेचर अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर पे तो सब डिपेंड करते हैं दुनिया के, तो इसलिए टेम्परेचर बोल दो 100%। हाँ, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, करता है। लेकिन अब बात हम कर रहे हैं कंडक्टिविटी की, और एक सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्वेश्चन ये आता है एक सॉल्यूशन का, यानी एक सेल जो है हमारे पास, अगर मैं उसकी लेंथ चेंज कर दूं तो क्या चेंज होगा यहां से, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी? या एरिया चेंज करने पर? यहां प्रॉब्लम आती है कि यार एग्जैक्टली क्या बोले, उसका तरीका बता रहा हूं कि कैसे सोचना है यहां पर। तो यहां पर ये जो आपने सेल बनाया है, ये पर्टिकुलर सेल, आपने दो इलेक्ट्रोड्स लिए और बीच में क्या भर दिया? सॉल्यूशन। तो यहां पर भी आप इसको एक वायर की तरह इमेजिन करो, और वायर का मटेरियल ये प्लेट्स नहीं है, ये तो एक एंड इन, वायर का मटेरियल क्या है? सॉल्यूशन। जैसे वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यहां पर सॉल्यूशन में आयंस, तो यहां पर वायर जो सॉल्यूशन है वो एक तरह से वायर का मटेरियल है। अब इसे एक वायर की तरह सोच रहे हैं हम, और सीधा सीधा सा है कि रेजिस्टेंस चेंज होने पर कंडक्टेंस चेंज होगी, और रेजिस्टिविटी चेंज होने पर कंडक्टिविटी चेंज होगी। तो पहले यहां से आप ये सोचो कि ये एक वायर है, इसका ये सोचो कि रेजिस्टेंस कब चेंज होगा, रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी, रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो कंडक्टिविटी चेंज होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो कंडक्टेंस चेंज। हाँ या ना? अब चलिए देखते हैं, तो सीधी लेंथ और एरिया बढ़ा रहा हूं, क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगी? नहीं, यानी कंडक्टिविटी चेंज। तो यहां पर भी कंडक्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड, तो लेंथ और एरिया चेंज करने पर ये चेंज नहीं होगा। कौन सी टर्म चेंज होगी?
कंडक्ट, जैसे वायर में हो रहा था। यानी लेंथ और एरिया चेंज करने पर कंडक्टेंस चेंज होगी, कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं हो। तो क्वेश्चन आता है वही कंडक्टिविटी कब चेंज होगी, तो आंसर वही जब रेजिस्टिविटी चेंज होगी। रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी, सॉल्यूशन ही बदल दो, टेम्परेचर बदल दो या सॉल्यूशन बदल दो। NaCr की जगह आप KBr का सॉल्यूशन भर दो या KNO3 का सॉल्यूशन भर दो, तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, क्योंकि एक तरह से आपने वायर ही सॉल्यूशन बदला, मतलब वायर बदल दी। टेम्परेचर बदलोगे तब भी बदलेगी, रेजिस्टिविटी बदलेगी तो कंडक्टिविटी भी बदलेगी। हाँ, लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि अगर हम पहले 0.1 m NaCl का सॉल्यूशन भरा एक बार और एक बार 0.2 m NaCl का, यानी दोनों ही केस में सॉल्यूशन तो किसका है, क्या अब रेजिस्टिविटी चेंज होगी या कंडक्टिविटी चेंज होगी? ये भरने पर या ये भरने पर क्या रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी चेंज होगी या नहीं होगी? इसको आप ऐसे सोचो, ये पानी और NaCl का अलॉय है और एक तरह से आपने क्या किया, अलॉय की कंपोजिशन को, हाँ या ना, और कंपोजिशन को चेंज कर दिया तो रेजिस्टिविटी होगी या नहीं होगी? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि वायर में आपके पास कॉपर का वायर है तो आपके हाथ में चेंज करने वाला कुछ होता नहीं है। हाँ, लेकिन सॉल्यूशन के केस में हम इसकी कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। तो लिखो, अब लाइन लिखो दो। देखो फिर से बोल रहा हूँ, कंडक्टेंस तो सब पे डिपेंड करती है, तो उसके लिए ऐसा कुछ लिखने की, लेंथ चेंज करो, एरिया चेंज करो, सॉल्यूशन बदल दोगे, टेम्परेचर बदल दोगे, कंडक्टेंस को तो बदल। बात मेनली किसकी हो रही है, कंडक्टिविटी। तो लिखिए, कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ and area of cell, but depends on concentration। सॉल्यूशन बदल के तो देखो बदलना ही है, तो वो भी कोई ऐसा फैक्टर नहीं कि हाँ सॉल्यूशन बदलूंगा तो ऑब्वियस ही चीज है कि कंडक्टिविटी बदलेगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। यानी कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन। मैंने ये नहीं कहा ओनली कॉन्सेंट्रेशन, मैंने क्या कहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, राइट। तो अब अगेन यहाँ पर ये भी आता है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी। तो NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं यानी चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं, तो कंडक्टिविटी भी। तो फिर उसी के जस्ट नीचे लिख दो, एज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। As concentration increases, conductivity also increases। अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इस स्टेटमेंट पे, कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी। हाँ, बहुतों को अच्छा कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ बढ़ रही है तो बहुतों को लगता है कंडक्टेंस कम हो रही होगी, ऐसा नहीं बोला। लिख लो चाहो तो, कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया एंड concentration। Conductance depends on length, area and concentration। वो सब पे डिपेंड, वो कंडक्टेंस तो कुछ भी चेंज करोगे तो चेंज होना ही है ना। तो इसको एक वायर की तरह इमेजिन करो, और बहुतों को जो बोलते हैं वायर तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोड्स मेन रोल प्ले कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड्स कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो एक एंड है, इनर्ट नेचर के, ना तो उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना मेन काम कौन कर रहा है, सॉल्यूशन। चार्ज कौन कंडक्ट कर रहा है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो आयंस है तो हमें उस पर फोकस करना है, ना कि इन इलेक्ट्रोड्स पर। इलेक्ट्रोड्स किसके हमें नहीं मतलब है, सब इनर्ट नेचर के, ना तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये सब इलेक्ट्रोड्स इनर्ट नेचर के हैं। हो सकता है वो प्लेटिनम हो सकता है कुछ और हो, बट ना तो इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना
रिडक्शन हो रहा है, राइट। दो टर्म्स इंट्रोड्यूस की, एक कंडक्टेंस, दूसरी कंडक्टिविटी। कोई कंफ्यूजन नहीं? जैसे आप वर्ड यूज करते हो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं, कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी। अच्छा, फर्दर एक और चीज बता दूं, किसी की भी कंडक्टिविटी कैसे निकालें, तो यहां पर भी एक वायर की तरह है। अगर मैं आपसे कोई वायर का रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालते हो एक्सपेरिमेंटली, फिजिक्स के में? कौन सा? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में एक जगह पर आप वायर लगा देते हो और उस अननोन जो भी वायर होता है उसका क्या आ जाता है? रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी ये एक तरह से क्या है? वायर है। आप जहां पर वायर का, जैसे वायर का रेजिस्टेंस मेजर करते हो व्हीटस्टोन ब्रिज से, इसको भी कनेक्ट कर दो, दो एंड है इसके, इसका क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस। और इसके रेजिस्टेंस का इन्वर्स करने से कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस पुट कर दो, एल पुट कर दो, ए पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी? कंडक्टिव। यानी वही व्हीटस्टोन ब्रिज ही यहाँ पर यूज होगा, जिससे हम एक सेल की, इसे वायर नहीं बोलते, इसे हम क्या बोलते हैं? एक सेल। तो एक सेल का क्या मेजर किया जा सकता है? रेजिस्टेंस। उससे सेल की क्या निकाली जा सकती है? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस से क्या निकाल सकते हैं हम? कंडक्टिविटी। क्लियर यहां तक? कंडक्टेंस कंडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज से हम निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक और टर्म इंट्रोड्यूस होती है जो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अभी तक तो समझ में आता है, दो टर्म है, वायर के लिए भी दो टर्म है, बट जो थर्ड टर्म हम यहाँ इंट्रोड्यूस करते ना, वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे मैंने बताया ना, अभी पता ही नहीं है दुनिया में सेल कौन सा होता है। किसी से पूछो लेंथ क्या है, ये लेंथ है, एरिया क्या है, नहीं, बट फॉर्मूले में पुट कर रहे हो, आंसर आ रहा है। सीरियसली बता रहा हूँ, 99 नहीं, 99.9 या शायद 99.99% जो जेई दे रहे हैं, जो जेई में रैंक ला रहे हैं, जो टॉप 10 में या इवन टॉप 100 में भी, उनसे भी पूछोगे ना तो नहीं पता होगा कि सेल कौन सा है। बस उन्हें पता है क्वेश्चन में एक लेंथ का डेटा होगा, एक ही एरिया का डेटा होगा, और इनफैक्ट हाँ, वो उन सबको ये पता है कि A इंटू एल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब आप सोचो यहां पर A इंटू एल करोगे तो कौन सा वॉल्यूम आ रहा है वो नहीं पता। यहां से करोगे तो अब साफ साफ दिख रहा है, यस, A इंटू एल इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। खैर वो छोड़ो, अब बात करते हैं एक और पैरामीटर पर, थर्ड पैरामीटर पर मैं आ रहा हूं। बट हेडिंग डालने से पहले पहले उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि उसकी जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, पहले उसको समझते हैं। अब बात ये आती है कि दो सॉल्यूशन मेरे पास, एक मान लो KCl का सॉल्यूशन है, और या KNO3 ले लेता हूं, और एक NaCl का सॉल्यूशन है, और मुझे ये देखना है कि यार किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है, किसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा है। जैसे आप देखते हैं ना, कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, या रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होती है, या सिल्वर की ज्यादा होती है, या गोल्ड की ज्यादा होती है। उसी तरह से मैं इन सॉल्यूशंस की कंडक्टिंग पावर को कंपेयर करना है। पहले मैं वायर से स्टार्ट करूं, देख मान लो कहा जाए कि सिल्वर की कंडक्टिंग पावर ज्यादा है या कॉपर की। कंडक्टिंग मतलब नहीं तो आप रेजिस्टेंस पावर भी बोल दो, उसका उल्टा करना होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ बताओ यार रेजिस्टेंस पावर किसकी ज्यादा, सिल्वर की या कॉपर की, तो आप क्या कहोगे? एक काम करो, दोनों के दो वायर लो, हाँ, लेकिन दोनों की लेंथ बराबर, दोनों का एरिया बराबर, और उन दोनों का क्या मेजर कर लो? रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा, बात खत्म। हाँ, लेकिन जब आप वायर लोगे तो दोनों वायर की लेंथ सेम, दोनों का एरिया सेम। ऐसे थोड़ी कि आपने पूछा कि सर बताओ सिल्वर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कॉपर का, तो मैं कह दूं यार ऐसे ही एक वायर कोई लिया जिसका रेजिस्टेंस 100 है, दूसरा वायर कॉपर का लिया जिसका रेजिस्टेंस 200 है, कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा 200, तो उसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा। उस बोलने से पहले मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि जो दोनों वायर हमने लिए हैं उसकी लेंथ बराबर है या नहीं है, एरिया बराबर है। यानी सेंटेंस ये होगा कि देखो सेम लेंथ है, सेम एरिया है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस 100, इसका रेजिस्टेंस 200, तो 200 वाले की रेजिस्टेंस पावर ज्यादा, यही होगा। बट हर बार ये बोलना कि नहीं देखो इसकी लेंथ बराबर है, इसका एरिया बराबर है, तब जाके आप कंपेयर कर पाओगे, तो इसका एक तरीका ये निकाला जा सकता है, स्पेशली अगर कंपेयर करना है उस पर्पस के लिए, कि यार एक टर्म डिफाइन कर देते हैं, वैसे ऐसे की नहीं जाती बट
एक टर्म डिफाइन कर देते हैं, लेट से, जिसे मैं कह देता हूं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, और कह दो कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब जब लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर हो और एरिया जो है वो कुछ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ये फिक्स कर दिया। स्टैंडर्ड कब बोलेंगे? जब लेंथ इतनी हो और एरिया। अब नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आएगा कि बताओ यार सिल्वर का रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है कॉपर का, तो मैं डायरेक्ट क्या पूछूंगा? बताओ किसका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ज्यादा है? जिसका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस पावर भी ज्यादा। आया ना? अब मुझे क्या लेंथ और एरिया पूछना है क्या? क्योंकि जब मैं बात ही स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की कर रहा हूं तो लेंथ और एरिया पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली सेम है, वो अलग अलग हो ही नहीं। इसका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में भी लेंथ और एरिया वही होगा और इसके स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में भी लेंथ ऑफ एरिया वही होगा। तो अगर मेरे पास तो सबके स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के डेटा हैं तो कह दूंगा कि जिसका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा, यानी उसकी कंडक्टिंग पावर कम। कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अलग बात है कि हाँ ऐसी कोई टर्म हमने डिफाइन ही नहीं की, हमने सोचा इससे अच्छा तो बोल ही देंगे ना यार कि लेंथ बराबर है एरिया बराबर है, काम खत्म। इसके लिए एक नई टर्म डिफाइन करने की क्या जरूरत है? ठीक है। लेकिन अब बात आती है KNO3 और NaCl की, इनकी कंडक्टिंग पावर को कंपेयर करना है। यहां पर भी कह सकते हो एक काम करो, दो एक जैसे सेल लो, यानी दोनों की लेंथ बराबर। मैं ऐसे बना रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रोड्स एक यहां रखा हुआ है और एक यहां रखा, दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए, दोनों का। हाँ लेकिन यहाँ एक पैरामीटर और है, लेंथ बराबर एरिया बराबर, इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन भी क्या हो गई? बराबर। जितनी कंसंट्रेशन इतनी, क्योंकि वॉल्यूम बराबर मोल्स बराबर। तो वहां पर 2 ही पैरामीटर थे, यूं कह दो यहाँ पर 3 पैरामीटर हो गए, लेंथ, एरिया और कंसंट्रेशन। ठीक है, 2 सेल आपने बना लिए, इसका भी व्हीटस्टोन ब्रिज से रेजिस्टेंस मेजर कर लो, इसका भी व्हीटस्टोन ब्रिज से रेजिस्टेंस मेजर कर लो। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी कंडक्टेंस कम होगी और उसकी कंडक्टिंग पावर भी कम। कह सकते हो, पर काम खत्म, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ लेकिन वही वाली बात है कि जब आप इनका कंडक्टेंस का डेटा कंपेयर करोगे तो आप पहले बोलोगे कि दोनों सेल सेम है, मतलब दोनों सेल की लेंथ सेम है, दोनों सेल का एरिया सेम है और दोनों सेल में मोल्स भी सेम है। तो इसकी कंडक्टेंस ज्यादा तो कंडक्टिंग पावर ज्यादा, या इसकी कंडक्टेंस ज्यादा तो इसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा। बट वही बोलना पड़ेगा, लेंथ बराबर है, एरिया बराबर है और मोल्स बराबर। तो यहां पर पर्टिकुलरली हमने एक ऐसी टर्म डिफाइन कर दी जहां पर ये सारी चीजें हम क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। यहां तो नहीं की थी, बट यहां हम ऐसा कर रहे हैं, और इसको जो टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं इस पर्पस के लिए, उसे बोला जाता है लैम्डा एम। अभी केवल लैम्डा एम लिखना है इसको, यानी एक टर्म हम और डिफाइन कर रहे हैं। हाँ इसको भी लैम्डा ही बोला जाता है, इसको भी लैम्डा बोला जाता है, बट राइट नाउ हम लिखेंगे इसको ऐसे भी, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है। अब मैं आपको बता दूं ये टर्म क्या है, कैसे इसको डिफाइन कर रहे हैं, उस पर आते हैं। तो लैम्डा एम क्या है? पर्पस मैंने बताया पहले, तो पर्पस समझ में आया कि जहां हमें बोलना ही ना पड़े कि लेंथ बराबर है, एरिया बराबर है या मोल्स बराबर, ये बोलने की जरूरत ना पड़े, ऐसी कोई टर्म हम चाहते हैं। तो जो हमारे पास फॉर्मूला था, ढंग से सुनना, क्योंकि मैं फिर से बता दूं एट द एंड प्रॉब्लम क्या होती है, लास्ट पूरा समझाने के बाद सर ये लैम्डा एम क्या है वो नहीं समझ में आया, सारी रामायण खत्म, लैम्डा एम क्या है समझ में नहीं आया। तो इसीलिए मैंने अभी तक तो केवल इसका पर्पस बताया कि हम चाहते क्या है। चलिए ये फॉर्मूला हमारे पास, अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में लेंथ और एरिया से, सॉरी लेंथ से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, तो यहां पर लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो ये तो क्या हो गया, G इंटू एल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो G इंटू एल स्क्वायर इक्वल्स टू K इंटू V। G क्या है? उस सेल की कंडक्टेंस, K क्या है? उस सेल की कंडक्टिविटी, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, L लेंथ।
आपकी इच्छा करे नहीं सर मैं तो एल से मैं ही करूंगा, मैं तो ए से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा, वो भी कर दो। ऊपर वॉल्यूम आ जाएगा, नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा, तो वो भी आ सकता है। आपकी इच्छा हो जिससे मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी अब ये भी क्या है, एक टर्म है, जैसे कोई प्रॉपर्टी है, आप कह सकते हो पी प्रेशर एक प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप कहते हो पी इंटू टी भी एक प्रॉपर्टी, कर दो डिफाइन। पी इंटू टी स्क्वायर एक प्रॉपर्टी, ऐसे भी कर सकते, कोई भी दो टर्म को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एक नई टर्म डिफाइन हो सकती। यहां पर भी अब हम कह सकते हैं कि हाँ जी इंटू एल स्क्वायर कुछ है, बट राइट नाउ ये जो सेल हमने बनाया, हो सकता है इस सेल में, यानी आपने कंडक्टेंस मेजर की, कंडक्टिविटी मेजर की, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, मैंने बस इसको एल से मल्टीप्लाई किया, तो अब हो सकता है इस सेल में जो मोल्स हो वो 0.1 मोल हो, 0.2 हो सकते हैं, 10 मोल्स हो सकते हैं, 1 मोल हो सकता है, 20 मोल, कुछ भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं मोल्स कितने, बट जितने भी मोल्स हैं उससे क्या कर दो, यानी ये जो टर्म आई है, अब आप ये कह सकते हो ये क्या होगी, पर मोल। जैसे एक कंटेनर का वॉल्यूम होता है 5 लीटर और उसमें मान लो 2 मोल है, तो आप 5 डिवाइडेड बाय, तो इसे क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, यही हुआ। जनरली हम और क्या लिख देते हैं, वीएम, यही लिखते हैं, क्योंकि किससे डिवाइड कर दिया, मोल से, एक तरह से लिखा भी ऐसा जाता वी बाय एन। तो यहां पर भी आपने उसको किससे डिवाइड कर दिया, मोल्स, जितने भी सेल में होंगे, 2 मोल है 2 से, 5 है तो 5, 10 मोल है तो 10 से। तो अब ये जो टर्म यहां पर आई है, ये पर मोल डिफाइंड है, ये हमें पता। आप पूछोगे क्या ये टर्म, तो कुछ नहीं, जी इंटू एल स्क्वायर अपॉन एन, एक मैथमेटिकल टर्म है जो कि पर मोल डिफाइंड है, यानी इसकी जब यूनिट्स लिखोगे तो उसमें पर मोल आएगा। क्यों पर मोल आएगा, मोल से डिवाइड कर दिया, और इसको हमने नाम दे दिया लैम्डा एम, इसको क्या बोल दिया, लैम्डा एम। अब यही क्वेश्चन, सर ये है क्या, तो जो सामने दिख रहा है वही क्या है, लैम्डा एम, आंसर इज जी एल स्क्वायर अपॉन एन या के वी अपॉन एन। आप चाहो तो सर किसी का मन कर रहा नहीं सर फिर तो मैं भी ऐसे एक और टर्म डिफाइन कर दूं, आपने एल से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, मैं एल स्क्वायर से कर रहा हूँ साहब, कर दो, उसको कुछ और नाम दे देना, हजारों टर्म डिफाइन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट थर्मोडाइनमिक्स में भी हमने किया था, एच को कैसे डिफाइन कर दिया, यू प्लस पी, ये कोई टर्म हमने तो डिफाइन की। जी को कैसे डिफाइन किया, एच माइनस टी एस, ये कोई टर्म ये ऑन पेपर ही एग्जिस्ट करती, जी क्या होता है ऑन पेपर, क्या वैल्यू है एच माइनस टी एस, जी की कोई डेफिनेशन नहीं, एच की कोई डेफिनेशन नहीं, लैम्डा एम की भी कोई डेफिनेशन नहीं है भाई, कोई डेफिनेशन नहीं है। सर फील नहीं आ रहा, नहीं आएगा, आ रहा है तो गलत है भाई। आंसर ही व्हाट इज लैम्डा एम, जी एल स्क्वायर अपॉन एन। जैसे याद करो थर्मोडायनेमिक्स में बोला था एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी है, दैट्स इट। एंथैल्पी को आप फील नहीं कर सकते, कोई डिफाइन नहीं कर सकते, जनता सॉरी इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी, अरे भाई पीवी एनर्जी कौन सी एनर्जी आ गई, इसको क्या बोलोगे, एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा टी एस एंथैल्पी, यहाँ बोल देते ना इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी, यहाँ बोलेंगे एंथैल्पी माइनस टी एस एंथैल्पी है। चलिए, लेकिन अब टर्म्स तो आप देखो ऑन पेपर मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके हजारों टर्म्स डिफाइन कर सकते हो, लेकिन उसमें से कुछ टर्म्स काफी काम की होती है और वो हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे देती है। तो यहां पर भी अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करूं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं किसी भी सेल में, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, हाँ या ना, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाल, तो ये वॉल्यूम वाली टर्म क्या हो गई, तो यहां पर क्या बचा, यानी आप क्या होता है लैम्डा एम को और क्या बोल सकते हो, के बाय एम भी बोल सकते हो। और यहां से हमें ये समझ में आ रहा है, ये तो एम ही है मोलरिटी, और ये टर्म तभी चेंज होगी जब कंसंट्रेशन चेंज होगी, लेंथ चेंज करने पर ना तो ये टर्म चेंज होगी ना ये होगी, एरिया चेंज करने पर ना तो ये चेंज होगी ना इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन थोड़ी बदल जाएगी, राइट। तो लेंथ और एरिया चेंज करने पर ना तो के चेंज होगा ना एम चेंज होगा, मतलब लैम्डा एम भी लेंथ और एरिया के इंडिपेंडेंट है, लिखो यहां पर। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं,
आगे चल के कभी कंफ्यूजन क्या आएगा, सर ये लैम्डा एम समझ में नहीं आ रहा क्या है, वो कोशिश कर रहा हूं कि कंडक्टेंस एक अलग टर्म है, कंडक्टिविटी एक अलग टर्म है, और लैम्डा एम एक अलग टर्म। वो लैम्डा एम क्या अलग है और उससे क्या बता सकते हैं और क्या नहीं बता सकते हैं, वो पता होना चाहिए। हम उससे क्या, किस तरह से हमें यूज करना चाहिए, वो हमें समझ में आना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको छोटा सा हिंट दूं, बहुत कुछ इसको एंथैल्पी से रिलेट करके सोचोगे ना तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी मैं करवाऊंगा एंथैल्पी को, जैसे हम सोचते हैं ना उसी तरह से यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ से एक लाइन समझ में आई कि लैम्डा एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। हाँ, किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज करने पर के भी चेंज हो रहा है, एम भी चेंज हो रहा है, तो कंसंट्रेशन और वेज चेंज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लैम्डा एम निकालेंगे कैसे, तो कोई भी जो सेल है आप उसकी कंडक्टिविटी मेजर करो और डिवाइडेड बाय एम कर दो, या ये फॉर्मूला यूज कर लो, कंडक्टेंस मेजर कर लो, वो हम कर ही चुके हैं रेजिस्टेंस से। कंडक्टेंस पता होगी, लेंथ पता होगी, मोल्स पता होंगे, उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आ गई लैम्डा एम निकाल लिया आपने, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला डिफाइन कर दो, वैल्यू निकल के आ जाएगी, बट इसका यूज क्या है, ये जो लैम्डा एम निकाल रहे हैं इसका पर्पस क्या है। तो यहां से अब मैं आपको इसका पर्पस समझा रहा हूं। लेट्स से आपके पास ये दो सेल है, एक की साइज है छोटी, एक की साइज है कुछ बड़ी। इसमें आपने KNO3 डाला, इसमें आपने NaCl, कुछ भी मोल्स ले लिए, मान लो यहाँ पर 2 मोल डाल दिए, यहाँ पर आपका मन किया तो 3 मोल डाल दिए। इसकी लेंथ कुछ और है, एरिया कुछ और है, इसकी लेंथ कुछ और है और एरिया कुछ और है। हाँ, लेकिन इसका भी रेजिस्टेंस मेजर किया जा सकता है वही व्हीटस्टोन ब्रिज से। इसका रेजिस्टेंस आया R1, इसका रेजिस्टेंस आया R2। रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस आ जाएगी, है ना, तो 1/R1 इंटू L1/A1, 1/R2 L2/A2। इससे क्या आ गई, इसकी कंडक्टिविटी, और यहां से क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली यहां पर सेल अलग, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसकी कंडक्टिविटी अलग होगी, इसकी भी कंडक्टिविटी अलग होगी, और इससे फिर आप क्या निकाल लो, इनका लैम्डा एम। तो लैम्डा M1 क्या हो जाएगा, K1/M1, लैम्डा M2 इक्वल्स टू K2/M2। दो अलग अलग क्वेश्चन है, आप यहाँ कुछ करो, यहाँ कुछ करो। अब मैं आपसे क्या ऐसा कह दूं कि यार देखो इसका रेजिस्टेंस, सॉरी इसकी कंडक्टेंस ज्यादा है तो इसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगी, क्या बोल दूं ऐसा, हाँ या ना, कुछ तो आप क्या ऐसा बोल दूं, इसकी कंडक्टेंस ज्यादा है मतलब इसकी G इससे ज्यादा है तो इसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा है, नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, ना तो मोल्स बराबर है, ना लेंथ बराबर है, ना एरिया बराबर है, तो कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। तो फिर क्या करें, अब यहां से ये चीज समझ में आती है कि जो लैम्डा एम है ये तभी चेंज होगा जब कंसंट्रेशन चेंज होगी। लेंथ चेंज कर रहा हूं, एरिया चेंज कर रहा हूं, उससे लैम्डा एम की वैल्यू चेंज नहीं हो। तो अब मैं इसी सॉल्यूशन को, जो ये सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन मान लो M1 है और इसकी कंसंट्रेशन, हाँ, लेकिन अब जब मुझे इनको कंपेयर करना है, थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं, यानी राइट नाउ कंसंट्रेशन जो है इसकी भी कितनी है M, और इसकी भी कितनी है M, क्योंकि इसमें मोल्स अलग है, इसमें मोल्स अलग है, ये एरिया अलग है, यहाँ एरिया अलग है, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, राइट। तो यहाँ पर भी एक काम करता हूँ, मैं M लिख देता हूँ जिससे आपको ये कंफ्यूजन ना रहे, और वैल्यू ले लेते हैं। मान लो इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 और इसकी भी कंसंट्रेशन है 0.1। अगर हमें कंपेयर करना है दोनों की कंडक्टिंग पावर को तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ सेम है, यहाँ लेंथ कुछ और है, यहाँ लेंथ कुछ और है, यहाँ एरिया कुछ और है, यहाँ एरिया कुछ और है, यहाँ मोल्स कुछ और है, बट क्या कंसंट्रेशन सेम आ सकती है, नहीं आ सकती, आ सकती।
यहाँ मोल्स कम, एरिया वॉल्यूम भी कम, यहाँ मोल्स ज्यादा, वॉल्यूम भी ज्यादा, तो कंसंट्रेशन दोनों की सेम। अब मैं इसी कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को एक इमेजिन कर रहा हूं, भरा नहीं है, इमेजिन कर रहा हूं कि इसी कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को एक ऐसे सेल में भरा जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर और उसमें एरिया इतना है कि इसके 1 मोल आ जाए। इसके 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 10 लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन कितनी है, तो वॉल्यूम 10 लीटर हो जाएगा, तो मोल्स क्या हो जाएंगे? 1। तो अब एरिया इतना होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम कितने लीटर आ जाए? 10 लीटर। एरिया निकाल सकते हैं। और अगर वॉल्यूम 10 लीटर है तो यहां पर मोल्स कितने हो गए? 1 मोल। लेकिन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो वहां है वही यहां। और इमेजिन कर रहा हूं कि उसको भी एक ऐसे सेल में भरा जिसमें लेंथ कितनी है? 1। तो एरिया यहाँ, और मोल्स मुझे कितने चाहिए? यहां पर भी 1। तो यहां पर भी एरिया कितना होना चाहिए, या एरिया इतना होना चाहिए कि वॉल्यूम कितने लीटर आ जाए? 10। तो यूं कह सकते हो कि दोनों के लिए जो सेल इमेजिन कर रहा हूं मैं, उसकी साइज सेम है, उसकी लेंथ दोनों की 1 1, वॉल्यूम दोनों का 10 10 लीटर। लेंथ बराबर वॉल्यूम बराबर तो एरिया भी बराबर होगा, और अगर वॉल्यूम बराबर है और कंसंट्रेशन बराबर है तो मोल्स भी बराबर है, राइट? सॉल्यूशन तो वही लिया है जो वहां था, तो कंसंट्रेशन हमने चेंज नहीं की है, और कंसंट्रेशन चेंज नहीं की है तो लैम्डा एम दोनों का वही रहेगा जो वहां पर आपने मेजर किया। इसका ये लैम्डा एम 1 और ये लैम्डा एम वही रहेगा, या बदल जाएगा? क्यों लैम्डा एम वही रहेगा? इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है, तो लैम्डा एम जो यहां था वही लैम्डा एम हमने यहां पर लिया, राइट? अब यहां पर पर्टिकुलरली देखा जाए तो लैम्डा एम की वैल्यू आप यहां से निकाल चुके हो, चाहे तो आपने के एम से निकाली वो लैम्डा एम की वैल्यू, और ये लैम्डा एम 1 पता है मुझे, लैम्डा एम 2 पता है। अब मैं यहां पर इस लैम्डा एम 1 की बात कर रहा हूं और फॉर्मूला ये वाला यूज कर रहा हूं। तो ये लैम्डा एम 1 जी इंटू एल स्क्वायर अपॉन एन, और राइट नाउ जो सेल मेरा है उसकी तो लेंथ क्या है? 1। मोल्स कितने? तो ये जो लैम्डा एम 1 आया वो राइट नाउ इस सेल की क्या आ गई? कंडक्टर। यानी ये जो लैम्डा एम मैंने यहां निकाला था वो राइट नाउ इस सेल की क्या है? कंडक्टर। यानी मुझे इस सेल की क्या पता है? कंडक्टेंस। उसके लिए कोई कैलकुलेशन कह दूंगा, ये जो लैम्डा एम है वही इसकी क्या है? कंडक्टेंस। इसका जो लैम्डा एम है वही इसकी कंडक्टेंस। यानी मुझे इसकी कंडक्टेंस भी पता है और मुझे इसकी कंडक्टेंस भी पता है, हाँ या ना? पता है। और अब दोनों सेल के लिए मैं क्या कर रहा हूं? लेंथ बराबर, एरिया बराबर, मोल्स बराबर, तो जिसका कंडक्टेंस ज्यादा उसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा, और कंडक्टेंस किसकी ज्यादा? जिसका कंडक्टेंस किसकी ज्यादा? जिसका लैम्डा एम ज्यादा। यानी ये जो लैम्डा एम का आंसर आया है, इससे मैं कह सकता हूं कि जिसका लैम्डा एम ज्यादा उसकी कंडक्टिंग पावर भी ज्यादा। क्या मुझे बोलना पड़ेगा कि लेंथ बराबर है या एरिया बराबर है? क्योंकि ये जो लैम्डा एम है वो इस सेल की क्या है? कंडक्टेंस। ये जो लैम्डा एम है वो इस सेल की कंडक्टेंस, और ये दोनों सेल जो है लेंथ बराबर, एरिया बराबर, मोल्स बराबर। यानी जिसका लैम्डा एम ज्यादा उसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा। यानी नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे कि ये दो सॉल्यूशन है किसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट पूछे लैम्डा एम की वैल्यू बताओ, जिसका लैम्डा एम ज्यादा उसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा। हाँ बस ये ध्यान रखना वो लैम्डा एम सेम कंसंट्रेशन का होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेल तभी सेम होंगे जब कंसंट्रेशन सेम होगी। यहां पर भी 0.1, यहां पर भी, तो वॉल्यूम यहां पर भी 10 लीटर, वॉल्यूम यहां पर भी
10 लीटर। हुआ क्या, आपने लेमडा एम को, यहां लेमडा एम और कंडक्टेंस बराबर नहीं है क्या? यहाँ आराम से सुनो, 2-3 बार सुनोगे तब समझ में आएगा। क्या यहाँ लेमडा एम और कंडक्टेंस बराबर है क्या? नहीं है। यहाँ रेजिस्टेंस अलग, यानी यहाँ की कंडक्टेंस कुछ और है, यहाँ की कंडक्टेंस कुछ और है। लैम्डा एम आपने निकाला, बट ये जो लैम्डा एम है, हम ये कह रहे हैं कि ये इस सेल की क्या होगी? कंडक्टेंस। ये जो लैम्डा एम है वो इस सेल की क्या होगी? कंडक्ट। यानी लैम्डा एम हमेशा कंडक्टेंस के बराबर नहीं होता है। लैम्डा एम कंडक्टेंस के बराबर कब होगा? जब लेंथ 1 होगी, मोल्स 1 होंगे, तो ये लैम्डा एम की वैल्यू कंडक्टेंस के बराबर। और ये सारी चीजें सोच रहे हो आप, एक्सपेरिमेंटली तो क्या किया? ऐसे किया। एक बार इसी चीज को दूसरे तरह से पुट कर रहा हूं। जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट है, यूं मान लो दोनों अलग अलग जगह रहते हैं, और दोनों को कहा यार काम करो तुम KNO3 और NaCl में बताओ कि किसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा है। अब दोनों अलग अलग जगह पर है, दोनों ने एक सेल ढूंढा कहीं से, उसके पास एक अलग सेल निकला, किसी और के पास एक अलग सेल निकला। बट उन दोनों ने क्या किया? उस सेल में किसी ने 2 मोल डाल दी, किसी ने, बट दोनों ने क्या किया? दो कंसंट्रेशन सेम है, यानी दोनों ने सेम कंसंट्रेशन का क्या बनाया? सॉल्यूशन। मान लो 0.1 m और 0.1 m, दोनों के पास सेल अलग अलग थे, बट दोनों ने इस अलग अलग सेल से उसका क्या मेजर किया? रेजिस्टेंस। इसने भी किया, इसने भी किया, और दोनों ने उस रेजिस्टेंस से फिर किसकी वैल्यू निकाल ली? लैम्डा एम। अलग अलग तरह के सेल से क्या निकाली? लैम्डा एम की वैल्यू। लेकिन कह दो जिसका लैम्डा एम ज्यादा, कंडक्टिंग पावर भी ज्यादा। अब क्वेश्चन आता है सर दोनों सेल ही अलग अलग है, तो आप उससे कैसे कंपेयर कर रहे हो? उससे कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? लैम्डा एम से कैसे कंपेयर कर डाला? तो अब मुझे वो लैम्डा एम से क्यों कंपेयर मैं कर पा रहा हूं, वो मैं आपको यहां से समझा रहा हूं। क्यों लैम्डा एम से कंपेयर कर पा रहा हूं? क्योंकि अब मैंने सोचा कि यार इसी सॉल्यूशन को मैं एक ऐसे सेल में ले जाके भर देता हूं जिसकी लेंथ 1, वॉल्यूम 10 लीटर। तो ये जो कंडक्टेंस यहां से आई है वो इस सेल की क्या हो जाएगी? कंडक्टेंस। और जो इस सेल की लैम्डा एम की वैल्यू आई है वो इस सेल की क्या हो जाएगी? कंडक्टेंस। यानी मुझे इन दोनों हाइपोथेटिकल सेल की क्या पता चल गई? कंडक्टेंस। और फिर मैंने देखा यार ये सेल और ये सेल हाइपोथेटिकल दोनों ही सेम है, मतलब लेंथ बराबर, एरिया बराबर, मोल्स बराबर, तो इसका अंदर जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा उसकी कंडक्टिंग पावर भी ज्यादा। एंथैल्पी से रिलेट करके बता रहा हूं। डेल्टा एच जो होता है वो हमेशा क्यू के बराबर नहीं होता है। कब होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट। मान लो आपने कोई केमिकल रिएक्शन की और उसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो क्या डेल्टा एच क्यू के बराबर होगा? नहीं। लेकिन मान लो वहां वॉल्यूम बराबर था, तो आपने वहां से डेल्टा यू निकाल लिया, और ऑन पेपर डेल्टा यू से मैं क्या निकाल सकता हूं? डेल्टा एच निकाल सकता हूं, राइट? अब ये जो मैंने ऑन पेपर डेल्टा एच निकाला है, मैं ये कह सकता हूं कि ये डेल्टा एच मुझे क्या बता रहा है? कि एक ऐसे, यानी उसी रिएक्शन को मैं एक ऐसे कंटेनर में करता हूं जिसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस कंटेनर से जो हीट ट्रांसफर होगा वो इस डेल्टा एच के बराबर आया ना? लेकिन कब? जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ये डेल्टा एच, राइट नाउ प्रेशर कांस्टेंट नहीं था, राइट नाउ मैंने जब प्रोसेस किया तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं था, तो हीट की वैल्यू कुछ और है, डेल्टा एच की वैल्यू कुछ। लेकिन ये डेल्टा एच मुझे उस सिचुएशन का हीट ट्रांसफर बता रहा है जब वही रिएक्शन को मैं किसी कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहा हूं। उसी तरह से ये लैम्डा एम हमेशा क्यू के बराबर, सॉरी लैम्डा एम हमेशा जी के बराबर नहीं है। यहां नहीं है, यहां है, लेकिन मैंने यहां से लैम्डा एम की वैल्यू निकाल ली, और ये लैम्डा एम मुझे एक ऐसे सेल की कंडक्टेंस बता रहा है जब लेंथ 1, वॉल्यूम 10 लीटर, यानी जो भी 1 मोल के अकॉर्डिंग आए, उस सेल की मुझे क्या बता रहा है? कंडक्टेंस बता रहा है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बहुतों के दिमाग में क्या होता है, सर कि लैम्डा एम क्या कंडक्टेंस है? नहीं।
बहुतों को लगता नहीं सर ये तो आपने इसको कंडक्टेंस के बराबर ही तो माना है, आप यही तो कह रहे हो लैम्डा एम कंडक्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर आ गया। क्यों बराबर आ गया? क्योंकि एल की वैल्यू भी 1 है, मोल्स भी 1, तो मैग्नीट्यूड लैम्डा एम का जो था वही कंडक्टेंस। अदरवाइज कंडक्टेंस कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर हमेशा नहीं होगा। आपको पता मैंने अभी तक लैम्डा एम बोला है, शायद आप लोग कुछ और बोलते हो और बुक्स में भी लिखा होता है। क्या बोलते हैं इनके नाम, और वो नाम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसको समझने में। ये नाम जैसे ही मैं बोलूंगा वैसे ही कंफ्यूज आएगा। बहुतों को लगता है यार या तो ये कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है। इसको एक नाम बोला जाता है, ये ज्यादातर मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। ये दोनों ही नाम बड़े कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कहां से आया वो बता देता हूं। मोलर वर्ड क्योंकि एक मोल के लिए डिफाइन हो रहा है, तो बस हाँ सर देखो ना लैम्डा एम की वैल्यू जी के बराबर हो गई, तो इसीलिए वहां से आ गया। और अगर मोलरिटी 1 है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हुई? के। यार मोलरिटी 1 है तो के की वैल्यू इसके बराबर आ गई, इसका मतलब लैम्डा एम कंडक्टिविटी थोड़ी हो गया। लैम्डा एम की वैल्यू जी के बराबर हो गई, इसका मतलब लैम्डा एम क्या कंडक्टेंस थोड़ी हो गया। ये तो किसी सिचुएशन पर वो वैल्यू बराबर, यानी v सिंपल सा शायद v इक्वल्स टू s अपॉन t, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, t 1 है तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस। ये थोड़ी हो सकता है वेलोसिटी वेलोसिटी, हाँ समटाइम्स इसकी वैल्यू बराबर आ सकती है जब टाइम 1 सेकेंड 1 आवर जो भी हो उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर भी ये लैम्डा एम ही है, ये कंडक्टेंस के बराबर कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है, कंडक्टिविटी के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बहुतों को जब ये नाम बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी तो ऐसा लगता है जैसे मोलर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पर मोल। तो मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी पर मोल, यानी लैम्डा एम क्या कंडक्टिविटी पर मोल नहीं है भाई। लैम्डा एम इज नॉट कंडक्टिविटी पर मोल, ये गलत मीनिंग आएगा। इनफैक्ट इसकी यूनिट्स भी अलग होती है। अगर आपको मैं बताऊं इसकी यूनिट, आप इसकी यूनिट क्या है? साइमंस। ये यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, और नीचे मोल इनवर्स। ये किसकी यूनिट आई? लैम्डा एम की, या तो मीटर में भी लिख सकते हो। जबकि कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है? साइमंस, सेंटीमीटर। अगर केवल पर मोल करना होता, अगर ये वैल्यू इसके पर मोल होती तो यहाँ केवल किससे डिवाइड होता? फिर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है जबकि यहाँ सेंटीमीटर है। यूनिट्स ये के एम यूनिट से डिफरेंशिएट करो। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, बहुतों को पढ़ते पढ़ते कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं तो कहता हूँ यूनिट की लेंथ से डिसाइड करो। कंडक्टेंस में केवल एक ही टर्म आती है, कंडक्टिविटी में 2, लैम्डा एम में 3। मैं हमेशा वर्ड लैम्डा एम बोलता हूँ। इनफैक्ट सीरियसली स्टार्टिंग के बहुत टाइम तक, सालों तक, मतलब बहुत टाइम मुझे खुद को नहीं समझ में आता था कि यार ये कंडक्टिविटी है या कंडक्ट है। कुछ बुक्स में कंडक्टिविटी दिख जाता था, कुछ बुक्स में कंडक्टेंस दिख जाता था, तो फिर मेरे को लगता था यार नहीं ये तो कंडक्टेंस मिसप्रिंट हो गया होगा, ऐसा लगता था। बाद में समझ में आया ना तो कंडक्टिविटी है कंडक्ट। इनफैक्ट आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, तो सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन दी जाती है, और वहां लाइन पता कहां से स्टार्ट होती है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। और जैसे ही ये लाइन आपने पढ़ ली तो बस इसका मतलब सर ये तो कंडक्टेंस है, जबकि वो कंडक्टेंस नहीं है। किसी सिचुएशन पर उसकी वैल्यू कंडक्टेंस के बराबर हो रही है। पर्पस, अगर मुझे दो सब्सटेंस है जिनकी कंडक्टिंग पावर को कंपेयर करना है, तो मैं उनके लैम्डा एम से उनकी कंडक्टिंग पावर को कंपेयर कर सकता हूं, प्रोवाइडेड वो लैम्डा एम सेम कंसंट्रेशन के होने चाहिए। हाँ हाँ, NaCl और यहां पर मान लो 0.1 m KNO3, सिंस कंसंट्रेशन सेम है तो कह दो जिसका लैम्डा एम ज्यादा उसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा, कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। थोड़ा अजीब सा है, प्रॉब्लम थोड़ी होती है, लेकिन थोड़ी चीजें रिकॉल करोगे तो समझ में आएगा कि व्हाट इज लैम्डा एम। बस इतना कहूंगा, लैम्डा एम ही बोलो, लैम्डा एम ही बोलो, इसे मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस मत बोलो। बुक्स में लिखा होता है,
प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी क्या होता है बोल मुंह से, मेरे मुंह से भी निकल जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लैम्डा एम बोलने से पता नहीं कुछ अजीब सा लगता है, तो वो एक अलग बात है। बट ये फॉर्मूला मतलब ठीक है, क्या है वो ओवरऑल पिक्चर मैंने आपको बताती कि व्हाट इज लैम्डा एम, राइट। तो फॉर्मूले याद रखो, आगे चल के नेक्स्ट क्लास में इस पे करेंगे। चलिए होमवर्क क्या करेंगे, कुछ नया नहीं है, क्योंकि जितने क्वेश्चन किए हैं वो कर लो, उन्हीं को वापस से रिवाइज करो। इस पर अभी कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, इस पर नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो अब अभी काम करो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल के जो क्वेश्चन हमने किए हैं उन्हीं को आप वापस से कर लो, उन्हीं को वापस से कर लो, उससे ज्यादा जेई मेंस में कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? बट ऐसा नहीं सर ने होमवर्क ही नहीं दिया तो छुट्टी, इसलिए नहीं दिया कि उन्हीं क्वेश्चंस को आपको वापस से करना है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, क्या भाई? हाँ, आ जाओ।